गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सरिता खंडेलवाल आज के लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर की बात करूंगी कि ईथर किस किस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। तो हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। बच्चों, जो ईथर होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट काम में आता है। तो इससे ये पता चलता है, सॉल्वेंट हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में वही लेते हैं जो कि खुद कोई रिएक्टिविटी शो ना करे। तो इससे ये तो पता चलता है कि जो ईथर होता है वो काफ़ी कम रिएक्टिव होता है। इसी वजह से इसका ज़्यादातर रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। लेकिन एल्केन, साइक्लो एल्केन, इनके कंपैरिजन में ईथर थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो ईथर जो होता है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल की कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो अल्कोहल में OH बॉन्ड पाया जाता है, जो कि ईथर के कंपैरिजन में, ईथर के CO बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा पोलर होता है। यही कारण है कि जो अल्कोहल होते हैं वो भी ईथर की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ईथर होता है वो काफ़ी कम रिएक्टिव होने के कारण इसकी कुछ ही केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि पाई जाती है। सबसे पहले हम ईथर्स की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ईथर्स जो होते हैं वो लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं। लुईस बेसिस वो होते हैं जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ईथर लुईस एसिड की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। लुईस बेस के होने की वजह से ईथर स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड सच एज HCl H2SO4 से रिएक्शन करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिसमें कि ईथर जो होता है वो लोन पेयर डोनेट करता है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो H+ होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करता है और इससे जो बनता है वो ऑक्सोनियम आयन होता है। फर्स्ट रिएक्शन ईथर की HCl के साथ है और डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है। सेकेंड रिएक्शन आप देख रहे हैं कि ईथर की H2SO4 के साथ हो रही है। इसमें भी ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है और H+ जो होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और आपका डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट है ये एसिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। तो ये तो हो गई ईथर की रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि ईथर जो कि लुईस बेस की तरह काम कर रहा था वो हाइड्रोजन एसिड्स जो कि H+ प्रोवाइड करा रहे थे उसके साथ रिएक्शन कर रहा था। इसी तरह ईथर जो है वो लुईस बेस होने के कारण जो लुईस एसिड्स है सच एज BF3 RMgX AlCl3 के साथ भी एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है और इसके साथ रिएक्शन करने पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये स्टेबल होते हैं कॉम्प्लेक्स और इन्हें ईथरेट कहा जाता है। आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं कि जो ईथर के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन RMgX के साथ हो रही है और एक ईथरेट, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा है। इसमें जो ईथर है वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और RMgX का जो Mg है ये लुईस बेस की तरह काम करता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये ईथर से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। इसीलिए इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है, इसीलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या ईथरेट कहा जाता है। सेकेंड रिएक्शन आप देख रहे हैं कि ईथर की रिएक्शन BF3 से हो रही है। BF3 भी एक लुईस एसिड है जो कि ईथर के साथ स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। तो बच्चों, ये भी एक तरीके की एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। इसमें दोनों ही लुईस एसिड और लुईस बेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड रिएक्शन देते हैं ईथर की रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। जब स्टीम मतलब वाटर को इज पास्ड ओवर द ईथर, ईथर पे से गुजारा जाता है अंडर द प्रेशर, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एल्कोहल का निर्माण होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पे डाइथाइल ईथर लिया है और डाइल्यूट H2SO4 और प्रेशर की कंडीशन में जब स्टीम या वाटर को गुजारा जाता है तो आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि जब हम सिमेट्रिकल ईथर ले रहे हैं तो एक जैसे एल्कोहल मिलते हैं,
उनके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम अनसिमेट्रिकल ईथर ले रहे हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और मिथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसमें होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है। आप देखिए इस तरह से आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर दीजिए, एक इथाइल अल्कोहल ये हो गया और मिथाइल अल्कोहल ये हो गया। तो अगर सिमेट्रिकल ईथर होता है तो एक तरीके के ही और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट के अल्कोहल मिलेंगे। बच्चों प्रीवियस स्लाइड में आपने ईथर्स की रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 देखी थी। अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 में क्या बनता है। जब ईथर की को डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो आपने देखा था कि अल्कोहल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल ना होकर एल्कीन है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन है। जब ईथर को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो पहले तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और जब इस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म किया जाता है तो एल्कीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 में फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल है, जबकि कंसंट्रेट H2SO4 में फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कीन है। दोनों की प्रेजेंस में अलग अलग आपको फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मिल रहा है तो आप ध्यान रखिए कि वो डाइल्यूट H2SO4 है कि कंसंट्रेट H2SO4 है। अब हम ईथर्स की फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं जो कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है। बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि ईथर्स होते हैं काफी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो अगर ईथर्स में हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो हमें ड्रास्टिक मतलब बहुत तीक्ष्ण कंडीशंस लेनी पड़ेगी। उनमें से एक है कि ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कराई जाती है। अगर ईथर्स की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कराई जाती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो अगर ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो क्या मिलता है आपको? 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो आपको एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलता है। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल वापस हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है और एल्काइल हैलाइड में बदल जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो एक ईथर के मॉलिक्यूल से 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन बच्चों कंफ्यूज मत हुई। फर्स्ट स्टेप में एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल और फिर सेकंड स्टेप में एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल मिलता है। रिएक्शन ऐसे होती है जैसे ये HX है, इसने इधर से रिएक्शन की तो ये तो आपका अल्कोहल बन गया और ये एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, फिर आपने है ना HX की रिएक्शन करा दी अल्कोहल से वापस, तो ये एल्काइल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल निकल गया और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो आप आसानी से रिएक्शन करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डाइअल्काइल ईथर गिव्स 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल विद द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। बच्चों अगर आपका एल्काइल एराइल ईथर्स एज अ सबस्ट्रेट है तो आपके प्रोडक्ट अलग होंगे। ये आपका एल्काइल एराइल ईथर है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि इस वाले बॉन्ड में इधर तो H जुड़ेगा और इधर X जुड़ेगा। तो आपको एल्काइल हैलाइड और फिनॉल ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये फिनॉल है, इसका फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन और जो रिंग का कार्बन है इसके बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसके लोन पेयर मूव करते हैं और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो अगर एल्काइल एराइल ईथर्स ऐसा सबस्ट्रेट हम लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो आपका फिनॉल का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट होते हैं वो अलग है जो पिछला हमने एग्जांपल देखा था उससे। और इसका कारण आप आसानी से बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और रिंग के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कंजुगेशन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो जो ये रिएक्टिविटी है HI HB सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और HCl सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो और रिएक्शंस होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
बच्चों ईथर्स की जो रिएक्शन है HX के साथ में, उसमें HI के साथ की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब इसका रिएक्शन कोल्ड कंडीशन में और हॉट कंडीशन में कराई जाती है तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो कोल्ड कंडीशन है कि हॉट कंडीशन है। आप देखेंगे, पहले मैं कोल्ड कंडीशन की बात कर रही हूँ। जब डाई मिथाइल ईथर की रिएक्शन HI से कोल्ड कंडीशन में कराई जाती है तो वही फर्स्ट स्टेप जैसा होता है, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और एक एल्काइल हैलाइड का मिल जाता है। रिएक्शन आपको समझ में आ गई कैसे हुई? ये HI की आप रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया एल्काइल हैलाइड। लेकिन कोल्ड कंडीशन में ये जो अल्कोहल है आगे वापस रिएक्शन नहीं करता, आपका फाइनल प्रोडक्ट एक अल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है। अब जैसे इथाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन करा रही हूं मैं HI के साथ, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो HI है वो उसका H किसके साथ जा रहा है और I किसके साथ जा रहा है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो सिमेट्रिकल था, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप थे, आप किसी के साथ भी H जोड़ दे किसी के साथ भी I जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक तो एल्काइल ग्रुप इथाइल है और एक मिथाइल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि H किसके साथ जाता है और I किसके साथ जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो H है वो उस कार्बन वाले ऑक्सीजन के साथ जाएगा जो साइज में बड़ा है। यहाँ पे कौन बड़ा है? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो ज्यादा कार्बन वाला तो अल्कोहल बनेगा और कम कार्बन वाला आयोडाइड बनेगा। इस वजह से यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? इथेनॉल और मिथाइल हैलाइड। तो ये जो मैंने बताई है बात, ये याद रखिए हमेशा कि जो अल्कोहल है वो ज्यादा कार्बन वाला बनेगा और जो एल्हाइड है वो कम कार्बन वाला बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंडीशंस। क्योंकि कोल्ड कंडीशन में फर्दर एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बनते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल का फर्दर और हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। जब हॉट कंडीशन ली जाती है, HI के साथ हॉट कंडीशन ली जाती है तो पूरी तरह से आपका जो कंपाउंड है वो डिसोशिएट हो जाता है और एल्काइल हैलाइड बनता है। आपको अगर एल्काइल ईथर लिए जा रहे हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्काइल हैलाइड मिलता है, अल्कोहल नहीं मिलता है। ये डाइथाइल ईथर है, आपने 2 मॉलिक्यूल HI के ले लिए, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में तो आपका ये हो गया, एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड बना, दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल बना। इस अल्कोहल की वापस दूसरे मॉलिक्यूल HI से रिएक्शन होती है और जो इथेनॉल है वो भी एल्काइल हैलाइड में बदल जाता है। तो फाइनली आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। ये आपका इथाइल मीथर है, इथाइल मीथर है। यहाँ पे भी आपको फाइनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड मिल गए। तो आपको क्या करना है, दोनों को आप सीधे सीधे I से जोड़ दे और एक एक H यहाँ पे रह जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल का जो अपन HI लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से आप प्रोडक्ट बना ले। इसकी मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड मिल जाता है। तो ठीक है, आपको आ गई बात समझ में कि हॉट और कोल्ड कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बच्चों अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो हम एक मेथड दिया गया जीजल मेथड, उससे हम मिथॉक्सी ग्रुप की संख्या को बता सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल देखिए कि अगर मैं मिथाइल एल्काइल ईथर ले रही हूँ, मतलब जिसमें एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो और दूसरा कुछ भी हो सकता है, मिथाइल एल्काइल ईथर की रिएक्शन जब HI से कराई जाती है कोल्ड कंडीशन में तो आपका अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड बनेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है? और ये मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन फर्दर जब हम AgNO3 से कराई जाती है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 से, तो मिथेनॉल बनता है और AgI का प्रेसिपिटेट बनता है और HNO3 बनता है। तो आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड से एक मॉलिक्यूल AgI बन रहा है। तो AgI की कंसंट्रेशन पता लगा के आप मिथाइल आयोडाइड की बता देंगे कंसंट्रेशन, और मिथाइल आयोडाइड की कंसंट्रेशन होती है वो मिथॉक्सी ग्रुप के बराबर होती है। तो इस जीजल मेथड का यूज नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप को पता लगाने में किया जा सकता है। 1 मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट करस्पॉन्डिंग टू द
प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। क्योंकि आप देख रहे हैं एक मिथाइल हाइड्राइड है तो एक मॉलिक्यूल AgI का बन रहा है। अगर 10 मॉलिक्यूल AgI के बनेंगे तो आप कह सकते हैं कि 10 मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो इस तरह से आप मिथॉक्सी ग्रुप की संख्या को बता सकते हैं। तो ये जो ईथर की रिएक्शन HI से होती है इन कोल्ड कंडीशन में, इसका यूज मिथॉक्सी ग्रुप की संख्या बताने में किया जाता है और इसे जीजल मेथड कहते हैं। अब 6th रिएक्शन ऑफ ईथर्स देखते हैं, रिएक्शन विद PCl5। जब रिएक्शन PCl5 से कराई जाती है तो एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल ईथर का 2 मॉलिक्यूल PCl5 से रिएक्शन करते हैं और 2 मॉलिक्यूल इथाइल हैलाइड के मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल POCl3 के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल HCl का बनता है। तो अगर हमें ईथर को हमें एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो हम PCl5 से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। अब हम ईथर्स की रिएक्शन हैलोजन मेनली क्लोरीन के साथ देखते हैं। तो हम अब बात करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ ईथर्स। ईथर की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराई जाती है तो 2 तरह से रिएक्शन होती है। एक डार्क कंडीशन में हम देखेंगे और एक लाइट कंडीशन में हम देखेंगे। ठीक है, डार्क कंडीशन में अगर जब ईथर की रिएक्शन कराई जाती है क्लोरीन से तो ईथर में 2 अल्फा पोजीशन होती है। एक तो ये अल्फा पोजीशन है और एक ये अल्फा पोजीशन है। तो इन दोनों अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेशन हो जाता है और आपको डाइक्लोरो ईथर मिल जाता है। तो आपका अगर डार्क कंडीशन है और क्लोरीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो बच्चों सिर्फ अल्फा पोजीशन का कि एक पोजीशन पर हैलोजन का रिप्लेस होगा और डाइक्लोरो ईथर हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात आती है अगर हम सनलाइट में ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बच्चों आप देखो कि जब क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट में कराई जाती है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और जितने भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं और आप देखिए कि पूरे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो जो सनलाइट में क्लोरीन से रिएक्शन में अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, ये पर क्लोरो ईथर आपको प्रोडक्ट मिलता है। और जब हम डार्क में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो कि अल्फा पोजीशन के 2 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं और डाइक्लोरो इथेन मिलता है। तो आप ये चीज याद रखिए, ये कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्क में है कि रिएक्शन सनलाइट में है, दोनों ही कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। सनलाइट में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और सारे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। अब बच्चों हम ईथर्स की 8th नंबर की रिएक्शन देखते हैं जो कि इंजर्शन ऑफ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का इंजर्शन होने पर ईथर्स क्या देते हैं। आप जैसा कि रिएक्शंस में देख रहे हैं कि हमने डाइथाइल ईथर लिया है और इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाइए कार्बन मोनोऑक्साइड से। कंडीशंस क्या है आपकी, BF3 एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं, 150 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं और 500 ATM प्रेशर ले रहे हैं। मतलब बहुत हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है और आपने देखा कि CO मॉलिक्यूल का ईथर के मॉलिक्यूल में इंजर्शन हो जाता है। मतलब CO मॉलिक्यूल उठकर किस में घुस गया, ईथर मॉलिक्यूल में घुस गया और आप देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एस्टर्स। तो इस रिएक्शन के द्वारा आप ईथर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एस्टर्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी रिएक्शन के द्वारा ईथर से एस्टर बना सकते हैं तो आप क्या बताएंगे, इंजर्शन ऑफ CO मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मिथाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और CO मॉलिक्यूल का इंजर्शन हो जाता है। बच्चों ईथर्स के 9th नंबर की रिएक्शंस है एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शंस। बच्चों जिस प्रकार आपने देखा कि 8th रिएक्शन में जब ईथर्स की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जा रही है तो ईथर बनता है। इसी प्रकार अगर ईथर की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, ElCl3 या ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो भी ईथर्स का निर्माण होता है। तो ये एक और दूसरा मेथड है जिससे कि हम ईथर्स को एस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ईथर्स के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं कि जब ईथर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, एसिड्स। ये आपने एक ईथर का मॉलिक्यूल लिया और आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिला, एसिड्स। ईथर में क्या होता है, 2 अल्फा कार्बन होते हैं। ये ऑक्सीजन से जुड़े जो 2 कार्बन होते हैं वो दोनों ही अल्फा कार्बन होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है तो ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ये कार्बन SUH ग्रुप में बदल जाएगा। ये दोनों आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको भी SUH में COOH में कन्वर्ट कर देंगे और इसको भी COOH में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको देख रहे हैं 2 तरह के एसिड्स मिल गए, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। अब ये इधर आप देख रहे हैं, इसका ये एक अल्फा कार्बन है और ये भी एक अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन 1 डिग्री है, तो ये तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। और ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये किस में बदलेगा, कीटोन में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 लेंगे, तो अगर 1 डिग्री है आपका अल्फा कार्बन तो आपको एसिड एंड प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर 2 डिग्री है तो कीटोन एज अ एंड प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चों अब हम ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स की बात करते हैं। ईथर्स है, अगर उन्हें रोशनी में रखा जाए और खुला छोड़ दिया जाए तो ये स्वतः ही ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रो पेरोक्साइड बना लेते हैं। तो मतलब अगर हमने ना ईथर्स की बॉटल को खुला छोड़ दिया तो हम ईथर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रो पेरोक्साइड और डाइल्काइल पेरोक्साइड। ये जो हाइड्रो पेरोक्साइड है ये विस्फोटक होता है बच्चों। अगर ये बन गया ईथर में और अगर हम ईथर को यूज कर ले और उसमें हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया तो विस्फोट होने की संभावना होती है। तो ये तो आप रिएक्शन देख लीजिए कि किस तरह से ईथर है वो एक्सेस O2 मतलब ईथर्स को अगर महीनों या हफ्तों खुला छोड़ दिया जाए तो ये हाइड्रो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी विस्फोटक होता है। तो अगर हमें ईथर को इस्तेमाल करना होता है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई हाइड्रो पेरोक्साइड बन तो नहीं गया है, और अगर बन गया है तो उसे हमें पहले रिमूव करना होगा, तभी हम ईथर्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ईथर्स का यूज़ करते दौरान विस्फोट होने की संभावना होती है। अब हम देखते हैं कि ईथर्स में पेरोक्साइड की प्रेजेंस का टेस्ट कैसे किया जाता है। पहले तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन मतलब इसकी प्रेजेंस में ईथर का ऑटो ऑक्सीडेशन हो गया, ये पेरोक्साइड बन गया। बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि इसे पेरोक्साइड क्यों कहा जा रहा है, हाइड्रो पेरोक्साइड। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो पेरोक्साइड बॉन्ड है, और ये OOH है तो ये हाइड्रो पेरोक्साइड हो गया। जब इस पेरोक्साइड की रिएक्शन FeSO4 से कराई जाती है तो पेरोक्साइड FeSO4 तो ऑक्सीडाइज, FeSO4 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो ये तो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, +3 में। और जो हाइड्रो पेरोक्साइड होता है वो अपचयित होकर वापस ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये Fe+3 है, उसकी रिएक्शन अगर हम पोटेशियम थायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट से कराई जाती है तो Fe+3 और ये मिलकर रेड कलर बनाते हैं। तो अगर हम ईथर में FeSO4 डाल रहे हैं और हमें रेड कलर मिल रहा है डालने पे, तो इसका मतलब ये है कि ईथर में पेरोक्साइड प्रेजेंस है। उसी पेरोक्साइड ने FeSO4 के Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट किया, जिसने पोटेशियम थायोसाइनेट से रिएक्शन करके रेड कलर दे दिया। तो ये जो टेस्ट है वो ये बताता है कि ईथर में पेरोक्साइड प्रेजेंस है या नहीं है। तो इस मेथड से हम पता कर लेंगे कि पेरोक्साइड है कि नहीं है। और अगर बच्चों अगर थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड बन गया है तो आप क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O को डालकर उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बन गया और आपको सॉलिड वेस्ट दिखाई दे रहा है तो हमें उस ईथर को हटाना ही पड़ेगा, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारा बेकार हो जाएगा। बच्चों अब हम देखते हैं कि ईथर्स की जो ईथर में पेरोक्साइड की टेस्टिंग कैसे की जाती है। देखो ये बच्चों, फर्स्ट स्टेप में ईथर की ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है खुला छोड़ने पर, और इसने पेरोक्साइड बना दिया। बच्चों समझ में आ रहा है ये पेरोक्साइड क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पाया जा रहा है। जब इस पेरोक्साइड की FeSO4 से रिएक्शन की जाती है तो FeSO4 का जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब FeSO4 का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और पेरोक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। ये अब Fe+3 पोटेशियम थायोसाइनाइड से रिएक्शन करके रेड कलर बना लेता है। तो अगर हम ईथर के सॉल्यूशन में FeSO4 डाल रहे हैं और फिर पोटेशियम थायोसाइनाइड डाल रहे हैं और रेड कलर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईथर्स में पेरोक्साइड बन गया है और उसी पेरोक्साइड ने Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर दिया है। अगर बच्चों थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड बनता है तो Cu2O की
की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं और ईथर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सॉलिड वेस्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ईथर में बहुत अधिक मात्रा में पेरोक्साइड बन गया है और हम उस ईथर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें उसे फेंकना ही पड़ेगा। तो ईथर को यूज़ करने से पहले आपको सावधानी से ये टेस्ट परफॉर्म करके देखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ FeSO4 और पोटेशियम थायोसाइनेट, और टेस्ट करना होगा कि पेरोक्साइड प्रेजेंस है कि नहीं। तो बच्चों, आज के लेक्चर्स के साथ ही हमारा ईथर्स खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इपॉक्साइड लेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।